हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा वो प्रत्येक सब्जेक्ट 80 अंक का होगा। उस 80 अंक में से 40 अंक जो होगा वो सब्जेक्टिव से होगा और 40 अंक ऑब्जेक्टिव से होगा। तो इस वीडियो में हिंदी से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सेट किया गया है। इसमें से आपको एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। पैसेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेंगे कि इस पैसेज से क्या क्या रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला नंबर में है कि हमारे जीवन में किसका महत्व है, और दूसरा नंबर में है साहित्य मानव जीवन का क्या है, तीसरा में है समाज रसातल को कब चला जाता है, और चौथा नंबर में है समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है, और पांचवा नंबर में है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि गद्यांश में आखिर बोला क्या जा रहा है। तो देखिए, हमारे जीवन में साहित्य का बहुत महत्व है। साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान कराता है, वर्तमान का यथार्थ चित्रण करता है और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी देता है। किसी समाज का साहित्य छीन होने लगे तो समाज भी रसातल को चला जाता है। साहित्य सूर्य की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। साहित्य ही हमें मनुष्य की कोटि में बनाए रखता है और मानवीय गुणों से भर देता है। अब इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है। उसमें से पहला प्रश्न है हमारे जीवन में किसका महत्व है। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि हमारे जीवन में साहित्य का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पैसों का, साहित्य का, भौतिक सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य का। तो देखिए हमारे जीवन में किसका महत्व है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि साहित्य का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या है, साहित्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य का। सेकंड में है साहित्य मानव जीवन का क्या है, पथ प्रदर्शक, धन कमाने का साधन मात्र, मनोरंजन का साधन मात्र, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है, और यहाँ पर देखिए साहित्य मानव जीवन का क्या है, तो पथ प्रदर्शक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा नंबर में है समाज रसातल को कब चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि समाज का साहित्य छीन होने लगे तो समाज भी रसातल को चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन कौन सा नंबर में है, तो यहाँ देखिए सी नंबर में है कि जब साहित्य छीन होने लगे तब क्या होता है, समाज जो है वो रसातल को चला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा। फिर देखिए चौथा नंबर में है समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि साहित्य सूर्य की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य की भांति, तो ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। समाज का महत्व, मनुष्य का महत्व, साहित्य का महत्व, अतीत का महत्व। यहाँ पर देखिए इस पैसेज में हम साहित्य के बारे में पढ़े, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी साहित्य का महत्व इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। क्या है पद्यांश, देखिए, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले।
चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवें बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके हम बनाते हैं। पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? तो देखिए, जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो परिश्रम नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि बहु विघ्न घबराते नहीं। विघ्न मतलब क्या होता है? बाधा होता है। तो ये जो पद्यांश जो दिया गया है वो जो बाधाओं से घबराते नहीं, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो वीर होते हैं। तो देखिए, दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो इसके आधार पर आंसर हो जाएगा जो मेहनती नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8वां नंबर में, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? गीदड़ों का, सियार का, शेर का, रात दिन का। तो समय आने पर परिश्रमी लोग जो होते हैं वो शेर का भी सामना कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर में, लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होता है? लोहे के चने चबाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11 नंबर में, इनमें से कौन अकर्मक क्रिया है? सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सीता गाना गाती है, इसमें ऑब्जेक्ट है, वह किताब पढ़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट है, मोहन सो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्रिया है। अगर हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि मोहन क्या सो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आता, इसीलिए ये जो है वो अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 12 नंबर में, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? आम का मतलब मामूली होता है, आम का मतलब एक आम का फल भी होता है, और आम मतलब साधारण होता है, लेकिन आम का मतलब इमली नहीं होता है। तो ये इमली इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अनेकार्थी शब्द मतलब होता है एक ही शब्द का अनेक अनेक अर्थ निकलना। तो आम का मतलब मामूली भी होता है, आम का फल भी होता है, साधारण भी होता है, लेकिन आम का मतलब इमली नहीं होता है। इमली जो है वो एक अलग शब्द हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए 13 नंबर, लड़कियां सो रही हैं, यह वाक्य का कौन सा भेद है? तो लड़कियां सो रही हैं, ये जो वाक्य का कर्तृवाच्य है, कौन वाच्य है? कर्तृवाच्य। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर में, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा जाता है, वाच्य का कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। तो ये जो है 14 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। मजदूरों द्वारा, यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है, तो ये जो है वो कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है 15 नंबर में, राजा का महल यानी कि राजमहल कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 16 नंबर में, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर मतलब जवाब होता है, उत्तर मतलब उत्तर दिशा भी होता है, और उत्तर मतलब बाद का होता है, लेकिन उत्तर का मतलब दक्षिण दिशा नहीं होता है। इसीलिए उत्तर का अनेकार्थी शब्द दक्षिण दिशा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर में, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? रातों रात, रात और रात, रातों का, रातें। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रात ही रात में का विग्रह का समस्त पद होगा रातों रात। नेक्स्ट है 18 नंबर में, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? तो राजकुमार शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर में देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से
समास बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है? तो नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है? देखिए, ए में है कर्मधारय, बी में है तत्पुरुष, सी में है अव्ययी भाव और डी में है द्वंद्व। तो ये हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, पद्यांश दिया गया है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल है। देखिए क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागते सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है, ऐसों ज्यों करोई ककरी, सूतों व्याधि उनको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं लय, सौंपों जिनके मन चक्री। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सवाल है। 21 नंबर में देखिए, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। ये जो है आपका पाठ्य पुस्तक से सवाल है, आपको जरूर पता होगा। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सूरदास। ये जो प्रस्तुत जो पद हैं, इनके जो रचनाकार हैं वो हैं सूरदास। नेक्स्ट है 22 नंबर में, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो गोपियों की जो दशा है वो हारिल पक्षी की तरह हो गई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर में, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश किसके समान लगता है? अमृत के समान, कड़वी ककरी के समान, मोक्ष के समान और प्रेम के समान। तो देखिए, गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया गया ये जो योग संदेश है वो कड़वी ककरी के समान लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में, गोपियों को सोते जागते सपने में भी कौन दिखाई देते हैं? राम, कृष्ण, राधा, विष्णु। तो गोपियों को सोते जागते सपने में भी कृष्ण दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर में, अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा नहीं अट रही है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फागुन की आभा नहीं अट रही है। नेक्स्ट है 26 नंबर में, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है? तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के जो कवि हैं वो हैं नागार्जुन। नेक्स्ट है 27 नंबर में, गोपियों ने भाग्यवान कहकर किसे संबोधित किया है? तो गोपियों ने भाग्यवान कहकर के उद्धव को संबोधित किया है, उद्धव। नेक्स्ट है 28 नंबर में, यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? शिशु, पिता, पत्नी, मेहमान। तो यह दंतुरित मुस्कान जो है इसमें कवि को शिशु एकटक निहार रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र जो होगी वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 के ऊपर होगी। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? नाटे, लंबे, मंझोले, छोटे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो मंझोले कद के व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? पान, बिस्कुट, रोटी, केक। तो पान वाले ने मुंह में पान ठूस रखा था। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो अगर आप पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने वाला व्यक्ति कौन था? तो कैप्टन था। ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा कैप्टन। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं कौन? स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट है, भगत जी का बेटा कैसा था? ए में है चालाक, बी में है ईमानदार, सी में है चतुर और डी में है सुस्त और बोदासा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि भगत जी का जो बेटा था वो सुस्त और बोदासा था। नेक्स्ट नंबर देखिए 35 नंबर में, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था?
तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का जो मुख्य पेशा था वो खेती बाड़ी का था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर में माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? दाल भात, चूड़ा दही, दही भात, दाल रोटी। तो माता जो है वो लेखक को दही भात सान करके खिलाती थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी का खिलौना, काठ का घोड़ा। तो लेखक जो थे वो काठ का घोड़ा लेकर के खेलने के लिए जाया करते थे। नेक्स्ट है 39 नंबर, लेखक क्या खेलते थे? क्रिकेट, लूडो, नाटक, गिल्ली डंडा। तो लेखक जो थे वो नाटक खेला करते थे। नेक्स्ट है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? शिवनाथ, केदारनाथ, तारकेश्वरनाथ, अमरनाथ। तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था वो था तारकेश्वरनाथ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को सोल्व किया। ये सारे जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।